तो वेलकम टू डिजिटल स्टडी अहमदाबाद। मेरा नाम है राहुल दाकरे और जैसा कि मैंने कहा था कि हम गुजरात का इतिहास का एक लेक्चर डाल चुके हैं गुजराती लैंग्वेज में। आज का जो लेक्चर है वो अपना है भारत का इतिहास। ठीक है, भारत का जो इतिहास है, ठीक है, ज़रा ये लेक्चर जो है ये थोड़ा, हाँ, गांधी जी कहाँ चल दिए। ओके डन। अब ठीक है, लेक्चर 1 है आज का आपका अपना। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि भारत के इतिहास के बारे में। तो हम जैसे कि जानते हैं कि भारत का जो इतिहास है वो जानने के लिए हमें पहले भारत के जो इतिहासकार जो थे अपने, उन्होंने भारत के इतिहास को कितने इतिहास को जानने के लिए उन्होंने 3 विभाग में विभाजित किया था। जो विभाग थे वो थे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास जो चल रहा है। ठीक है, तो जो इतिहास जानने के लिए इतिहासकारों ने 3 विभाग जानने किए, तो उसमें से हमें जो पहला है वो प्राचीन इतिहास पढ़ना पड़ेगा। तो पहला जो हम लेक्चर पढ़ेंगे भारत के इतिहास का, उसमें हम जानेंगे कि हमें प्राचीन इतिहास पढ़ना है। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास जो है उसके बारे में हम जानेंगे कि प्राचीन इतिहास जानने से पहले एक बात यह है कि हम कैसे जान सकते हैं कि इतिहास में क्या हुआ था, या कैसे पता लगा सकते हैं हम इतिहास में क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो उसके लिए प्राचीन इतिहास जानने के लिए 2 स्रोत है। ठीक है, स्रोत यानी जहाँ से हमें जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो प्राचीन इतिहास जानने के लिए हमारे पास 2 स्रोत हैं। एक है हमारा पुरातात्विक स्रोत, ठीक है, एक है हमारा पुरातात्विक स्रोत, ठीक है, और दूसरा है हमारा साहित्यिक स्रोत। ये जो साहित्यिक स्रोत है, साहित्यिक सामग्री और पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक सामग्री है। साहित्यिक सामग्री और पुरातात्विक स्रोत क्या है उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। पहले तो पुरातात्विक स्रोत के बारे में जान लेते हैं कि पुरातात्विक स्रोत क्या है। कि बहुत साल हो गए, कई सालों पहले हमारे जो उत्खनन करता है, पुरातत्व विभाग होता है जो पुरानी चीज़ों के इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठी करता है, उत्खनन करता है अपने ही देश में। ठीक है, तो पुरातात्विक स्रोत में हमें अभिलेख मिले। सर ये अभिलेख क्या होता है? तो अभिलेख क्या है, देखिए कि प्राचीन भारत के अभिलेख, जो अभिलेख थे, अभिलेख पाषाण शिलाओं यानी पत्थर की शिलाएं, ये जो आप देख रहे हो ये भी एक स्तंभ लेख है, बराबर। शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, प्रतिमाओं पर लिखे होते थे अभिलेख, लिखावट, बराबर। अभिलेख लिखे हुए मिलते थे हमें। तो कहाँ कहाँ लिखे हुए होते थे? पाषाण शिलाओं यानी पत्थर की जो शिलाएं होती थी वहाँ पर, ठीक है। स्तंभ पर लिखे रहते थे, जैसे कि ये मैंने पिक्चर लगाई है, एक स्तंभ लेख की है, ठीक है। फिर ताम्रपत्र, जैसे कि ये नीचे मैंने ताम्रपत्र दिया है, ये अपना एनसीईआरटी का ही ताम्रपत्र है, उन्होंने ये ताम्रपत्र, एक पेड़ की छाल होती थी उस पर लिखावट होती थी, ठीक है। दीवारों पे लिखते थे, प्रतिमाएं मिलती थी, ठीक है। तो भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख जो है वो अशोक का है, ठीक है। भारत का जो सबसे प्राचीन अभिलेख है वो अशोक का है। सम्राट अशोक ने जो अभिलेख लिखा था वो सबसे प्राचीन माना जाता है। अशोक के अभिलेख में ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी, अरमाइक लिपियों में मिलते हैं। तो पहले जो अपनी हिंदी, संस्कृत ये सब हैं, ऐसे ही एक लिपि होती थी, ठीक है। इसमें होती थी ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, यूनानी लिपि, ठीक है, अरमाइक लिपि, ये सब लिपियाँ होती थी। तो जो अशोक का अभिलेख हमें मिला है वो ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी, अरमाइक लिपियों में मिले हैं। सर्वप्रथम सबसे पहले जो अभिलेख है उसे पढ़ा कैसे गया, कि कौन ऐसा महानुभाव आया जिसने उन्हें उकेला, पढ़ा, उन्हें जानकारी प्राप्त की। तो सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप करने के आए थे, जिन्होंने ब्राह्मी लिपि में जो लिखा था अभिलेख उसे पढ़ा, ठीक है। अभिलेखों का जो जेम्स प्रिंसेप हैं, बराबर, ये कौन है? तो अभिलेखों का जो अध्ययन करते हैं हम उसे एपिग्राफी कहते हैं। एपिग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपिग्राफी कहा जाता है, ठीक है। तो अभिलेख के बारे में हमें जानकारी मिली कि अभिलेख पे से हम पता लगा सकते हैं प्राचीन भारत। दूसरा जो अपना है पुरातात्विक स्रोत में एक अभिलेख आया। दूसरा आया स्मारक और भवन, कि स्मारक और भवन कैसे कर सके? स्मारक और भवन कैसे? कि मंदिर हैं, जो प्राचीन पुराने राजाओं ने मंदिर बनाए वो अभी भी हैं, खुदाई से प्राप्त हुए जो भवन है, जो हमने खुदाई की, उत्खनन किया, उसमें भवन प्राप्त हुए, ठीक है। ये जो मैंने ये स्मारक की पिक्चर लगा के रखी हैं, देखना इनको, ठीक है। ये है अपना, ये ताजमहल है, अपना लाल किला है, ये हम्पी है। ऐसे ये सब जो स्मारक हैं अपने, उनसे भी हम पता लगा सकते हैं कि प्राचीन इतिहास क्या था, ठीक है। सिक्के, सबसे महत्वपूर्ण है सिक्के से कैसे पता लगा सकते हैं? कि सिक्के जो थे प्राचीन, जो राजा महाराजा जो भी थे अपनी प्रशस्ति के लिए जो अपना चलन जैसे चलाते थे, जैसे अभी भारत सरकार के सिक्के नहीं छपते, वैसे ही वो लोग अपने
सिक्के सिक्के छपवाते थे, ठीक है। तो प्राचीन राजाओं ने जो ढलवाए थे सिक्के, ढलवाना मतलब बनवाए थे, ठीक है, उन्हें आहत सिक्के कहते हैं। आहत सिक्के किन्हें कहते हैं, पूछा जा सकता है तुम लोगों से कि आहत सिक्के क्या होता है। तो आहत सिक्के जो होते हैं, बराबर, आहत सिक्के जो होते हैं जो प्राचीन राजाओं ने ढलवाए उन्हें आहत सिक्के कहते हैं। पुराने सिक्के तांबा, सोना और चांदी किसी से ही बन सकते, तांबे से भी बनते थे, चांदी से भी बनते थे और सोने से भी बनते थे, ठीक है। भारतीय भाषाओं में ना आहत मुद्रा कहा जाता है, ठीक है। पहले आहत सिक्के, आहत मुद्रा भारतीय भाषाओं में कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को, जैसे कि अपने अभिलेख के अध्ययन को देखा तो एपिग्राफी कहते हैं, तो सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स। ओके, ये पूछ लेते हैं कभी कभी ऑनलाइनर में कि न्यूमिस्मेटिक्स क्या है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक, ठीक है। फिर सिक्कों के बाद हमें क्या मिला, सिक्कों के बाद हमें मूर्तियाँ मिली, बराबर, मूर्तियाँ मिली। मूर्तियों से हमने जाना कि कौन सा काल है, कौन से राजाओं के समय की हैं। तो मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में चालू हुआ था, ठीक है। कुषाण जो काल प्रारंभ हुआ था, कुषाण काल क्या है, अशोक का काल कौन सा है, वो सब हम आगे जानेंगे। तो मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में आरंभ हुआ था। फिर चित्रकला है, जो अपने चित्रकला मिल रही हैं अपने ने, अजंता की गुफाएं, अजंता के जो चित्र हैं, बराबर, मोहरें, मोहरों से व्यापारिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन के बारे में पता चलता है कि पहले के ज़माने में जो मतलब पहले के इतिहास, जो पुराना इतिहास था उसमें व्यापार भी होता था, धार्मिक कार्य भी होते थे, आर्थिक जीवन भी चलता था, वो मोहरों से अपने को पता चलता है। ये कुछ मोहरें हैं, बराबर, जो पहले प्राचीन ढलाई जाती थी। उसके आगे जाएंगे अब साहित्यिक स्रोत। तो अपने पता चल गया कि पुरातत्व के स्रोत कौन कौन से हैं जिनसे हम जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं प्राचीन इतिहास के बारे में। उसके बाद हमारा जो आता है वो है साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत क्या है कि साहित्यिक स्रोत में हमें क्या मिला, तो हमें मिला वेद। पहले हमें मिले वेद। वेद कुछ 4 प्रकार के वेद होते हैं, बराबर, चारों वेद के बारे में जानेंगे। तो हमें मिले वेद। वेदों से हम प्राचीन आर्यों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक जो भी जानकारी वो प्राप्त कर सकते हैं। तो आर्य तो अपने कहा ही जाता है, प्राचीन जो आर्य थे, बराबर, ये जो आर्य हैं प्राचीन, ठीक है, उन्हें कहा जाता है। अब जब आर्य में क्या था कि सर कैसे पता चलेगा कि आर्य, तो आर्य में क्या था, जो प्राचीन आर्य है, आर्य समाज, ठीक है, उसके सामाजिक कैसा था, समाज मात्र प्रधान थे, पितृ प्रधान थे, सब ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद आता है आर्थिक जीवन भी हम जान सकते हैं। उसमें धार्मिक एवं राजनीतिक, कोई वेद अपने ऐसे लिखे थे जिनमें राजनीतिक भी था, सब, ठीक है। वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन से हैं सबको पता होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। वेदों की संख्या 4 है। तो ये चारों वेद के बारे में हम थोड़ा जानकारी इकट्ठा करते हैं, जिससे हमें साहित्यिक स्रोत जो हैं वेद, उनसे प्राचीन इतिहास पता चल सके, ठीक है। तो ऋग्वेद जो है 1500 ईस्वी सन पूर्व और 1000 ईस्वी सन पूर्व। ये जो ईस्वी सन पूर्व और ईस्वी सन क्या होता है मैं आगे बताता हूँ आपको, ठीक है, कि समय गणना कैसे की जाती थी प्राचीन में, ठीक है। तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। तो सबसे प्राचीन वेद जो आपको पूछा जाए तो वो कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद जो है अपना वो ऋग्वेद है। ऋचाओं में लिखा हुआ था। ऋचाओं मतलब जो लाइन सर लिखी रहती है ना, एक कैसे बताऊं कि ऋचाएँ जो होती हैं, आपने कभी भगवत गीता देखी है, बराबर, उसमें लिखे रहते श्लोक लिखे रहते हैं, बराबर, ठीक है, ऐसा होता है जैसे ही ऋचाएँ में लिखा रहता था, ठीक है। मतलब पाठ्यक्रम जो अपना पैराग्राफ वाइज होता है वो नहीं था, ऋचाएँ लिखी रहती थी, लाइन से लिखा रहता था, ठीक है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, ये आपको याद रखना है, 10 मंडल हैं। फिर 1025 सूक्त हैं, ठीक है, और 10,580 ऋचाएँ हैं। टोटल जो ऋचाएँ हैं इसमें वो 10,580 हैं। 1025 सूक्त हैं, ठीक है। वेद को पढ़ने वाले को होत्रु कहते हैं। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्रु कहते हैं, ठीक है। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को, जो ऋग्वेद पढ़ सकता है, उसे होत्रु कहते हैं, ठीक है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। जो गायत्री मंत्र अपने बोलते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, वो वाला गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। वो कौन से देवता को समर्पित है, तो सूर्य देवता को, बराबर, सूर्य देवता को समर्पित है। सूर्य देवता को समर्पित है, जिनका नाम सविता, ठीक है, सविता को समर्पित है। तो यूनेस्को ने जो ऋग्वेद है वो विश्व मानक धरोहर के साहित्य के शामिल किया है। अपना यूनेस्को है, उसको क्या है कि जो प्राचीन जो भी कुछ धरोहर होती है उसकी लिस्ट बना के रखते हैं वो लोग कि इसमें शामिल करना है, ठीक है। तो यूनेस्को ने ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किया है, ठीक है, याद रखना ये बात। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इनके भी छोटे छोटे 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, बराबर, ठीक है। ऋग्वेद के जो है ऐत्रेय, ठीक है, दूसरा है कौशितकी, जिसे संख्यान कहते हैं। ये याद रखना पड़ेगा अपने को। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक है ऐत्रेय और एक कौशितकी, संख्यान, ठीक है।
आगे दूसरा वेद पढ़ते हैं हम। दूसरा वेद जो है वो है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में क्या था कि इसमें हमें यज्ञों के नियमों का और विधानों का संकलन होता है। तो जो पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा थे वो सब यज्ञ करते थे। आपने देखा ही होगा रामायण महाभारत में सब में यज्ञ चलता ही था। जो अपने कथाएं आती रहती हैं टीवी पर, उसमें देखा ही होगा कि यज्ञ, तो जो यज्ञ के नियम थे, विधान थे कि यज्ञ का बीच में छोड़ के नहीं जा सकते, ऐसा सब बहुत से नियम होते हैं यज्ञों के और विधान थे, उनका संकलन है यजुर्वेद में। ठीक है, इसे कर्मकांडी वेद भी कहा जाता है। जो कर्मकांड जो अपने होते हैं, काला जादू, टोटका टमना, जो भी होता है वो सब यजुर्वेद में मिलता है। ठीक है, कैसे किया जाता है, कैसे क्या है, तो इसे कर्मकांडी वेद भी कहा जाता है। फिर इस वेद का पद तथा गद दोनों में है। पद यानी श्लोक में, और गद यानी पैराग्राफ रूप में भी यजुर्वेद पाया जाता है। ठीक है, यजुर्वेद के दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। जो शुक्ल यजुर्वेद है वो ही सिर्फ पद में मिलेगा आपको, ये याद रखना। जो शुक्ल यजुर्वेद है आपका, ये जो शुक्ल यजुर्वेद है आपका, ये वो ही आपको पद में मिलेगा। ठीक है, ये है शुक्ल यजुर्वेद जो पद में मिलेगा, और कृष्ण यजुर्वेद है जो वो पद और गद दोनों में मिलेगा। ठीक है, इसलिए इसमें यजुर्वेद में पद और गद दोनों में है। ठीक है, इसके मंत्रों के उच्चारण करने वाले को पुरोहित को अर्धवयु कहते हैं। जैसे कि अपने देखा कि अपने जो पहला वेद था ऋग्वेद, उसको होत्रु, उसके पढ़ने वाले को होत्रु कहा जाता था। इसी प्रकार के यजुर्वेद को पढ़ने वाला है जो मंत्र का उच्चारण करता है, उस पुरोहित को अर्धवयु कहते हैं। ठीक है, अर्धवयु कहलाता है। यजुर्वेद के भी दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक है शतपथ, ठीक है, दूसरा है तैत्तिरीय। एक है शतपथ और दूसरा क्या है, तैत्तिरीय। ठीक है, इसके बाद एक और वेद है अपना सामवेद। टोटल 4 वेद थे अपने, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, इसके बाद आता है अपना सामवेद। साम का अर्थ होता है गान। मतलब सामवेद में क्या है भाई साहब, पता है कि सामवेद में इन लोगों ने कुछ भी डिटेल ऐड की है, कि इसमें डिटेल ऐड की है कि यज्ञों के अवसर पर गाए जाने मंत्रों का संग्रह, कि जो यज्ञ होते थे उनके अवसर पर जो मंत्र गाए जाते थे, उन सभी मंत्रों का संग्रह सामवेद में है। इसमें ही संगीत निकला है। जो अपने 7 सुर है ना, सारे गामा मादा नीसा, वो जो भारतीय संगीत के जो 7 सुर है ना, उनकी उत्पत्ति भी सामवेद में से हुई है। संगीत का जनक कहा जाता है इसे, भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। इसमें कुल 1875 ऋचाएँ हैं, बराबर। ठीक है, इसमें इसके मंत्रों को गाने वाले को क्या कहते हैं, उद्गाता। ठीक है, तो अपना जो था ऋग्वेद, उसको पढ़ने वाले को होत्रु कहा जाता है। यजुर्वेद के जो उच्चारण करने वाला पुरोहित होता है उसको अर्धवयु कहा जाता है, और सामवेद को गाने वाले को कहा जाता है उद्गाता। ठीक है, 3 जो अपने वेद थे वो हो गए। चौथा वेद जो अपना है वो है अथर्ववेद। ठीक है, चौथा वेद जो है अपना वो है अथर्ववेद। ठीक है, तो अथर्ववेद में क्या है सर, कि अथर्ववेद इसकी रचना अथर्व तथा अंगिरस ऋषि थे। जो ऋषि थे, 2 ऋषि थे, अथर्व ऋषि और अंगिरस ऋषि, उन्होंने इसकी रचना की थी। कभी कभी पूछ लेते हैं कि भाई इसकी रचना किसने की थी। ठीक है, तो अथर्व ऋषि और अंगिरस ऋषि ने इसकी रचना की थी। ठीक है, इसे अथर्वागिरस वेद भी कहा जाता है, क्योंकि दोनों का मिक्सर है। आजकल नाम नहीं रखते बच्चों के, मम्मी पापा का दोनों का मिक्स का नाम बच्चों का, बस ऐसे ही समझ लो इसको। अथर्व और अंगिरस का मिक्स है जो अथर्वागिरस। ठीक है, वेद भी कहा जाता है। इसमें 731 सूक्त दिए हुए हैं। ठीक है, और 20 अध्याय दिए हुए हैं। ओके, और 6000 मंत्र भी दिए हुए हैं। भाई साहब, मतलब इसमें से जो डिटेल मिली है अपने को, वही तो जानने जैसा है कि इसमें 731 सूक्त दिए, 20 अध्याय दिए और 6000 मंत्र दिए हैं, बराबर। इस वेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है जो है गोपथ। सबके 2-2 ब्राह्मण ग्रंथ थे अपने। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है वो है गोपथ। अथर्ववेद के उपनिषद भी हैं। ठीक है, अथर्ववेद में उपनिषद भी दिए गए हैं। तो पहला उपनिषद है मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद तथा मांडूकोपनिषद। ठीक है, ये 3 उपनिषद हैं जो इसके। मुंडकोपनिषद से आप लोग जानते हो, सत्यमेव जयते अपना लिखा रहता है, अपना जो भारत का है और आदर्श वाक्य के बोलते हैं उसे, सत्यमेव जयते, वो मुंडकोपनिषद में से ही लिया गया है। देखिए, ठीक है, ये पूछ लिया जाता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। ठीक है, बराबर। ये 4 वेद हो गए अपने, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और अपना रह गया एक ऋग्वेद हो गया अपना। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए। एक बार हो गया अपना ऋग्वेद हो गया,
यजुर्वेद हो गया अपना, सामवेद हो गया और अथर्ववेद हो गया। इन चारों वेद जो है, चारों बुक को संहिता कहा जाता है। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिता। ठीक है भाई, ये जो साहित्यिक स्रोत थे अपने 4 वेद और मेन थे, जिनसे हम प्राचीन भारत का इतिहास जान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपने पुराण भी आते हैं, जिनमें से हम प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो पुराणों की संख्या जो थी वो टोटल कितनी थी? तो पुराणों की संख्या थी अपने 18। ठीक है, पुराण अपने वो पूछे जाते, पुराणों की संख्या कितनी थी? 18। पुराणों के रचयिता कौन थे? तो पुराणों के जो रचयिता थे वो थे लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा। ठीक है, यही पूछ लिया जाता है कि पुराणों के रचयिता कौन थे? लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा थे। ठीक है, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन माना जाता है। जैसे वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन माना जाता है, ऐसे ही पुराणों में सबसे पुराना मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन माना जाता है। ठीक है, तो इतना सब तो हो गया कि अपने ने देखा कि पुरातात्विक जो स्रोत थे उनके बारे में जानकारी ले ली, साहित्यिक स्रोत थे उनसे प्राचीन। अब जो प्राचीन इतिहास है उसके बारे में हम एक और तरीके से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि प्राचीन इतिहास के बारे में हम एक और तरीके से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे? कि विदेशी यात्री जो थे, जो घूमने आए थे वीज़ा बिना, वीज़ा पहले चलता नहीं था भाई लोग, ऐसा ही है कि विदेशी यात्री जो थे, जो वीज़ा बिना घूमने आए थे, चलो ये सब तो मजाक था, वीज़ा बिना नहीं, पहले वीज़ा ऐसा कुछ चलता नहीं था। पहले क्या था कि देश, जैसे जैसे लोगों को पता चलता था कि यहाँ एक देश है, वहाँ देश है, तो सब अपने अपने मतलब एक दूसरे के देश अपने घूमने नहीं आते, अपना अमेरिका जाते हैं, ऐसे सब जाते हैं बराबर, बिना वीज़ा के तो गए नहीं कभी। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि विदेशी यात्रियों का विवरण मिलता है हमें। ठीक है, तो विदेशी यात्रियों का विवरण भी अपने देख लेते हैं, जिससे प्राचीन इतिहास के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। जो विदेशी यात्री जो घूमने आए थे हमारे यहाँ पर, उन्होंने भी कुछ लिखा था, उससे भी हमें पता चलता है। तो प्राचीन लेखकों में टेसियस तथा हेरोडोटस प्रसिद्ध हैं। हेरोडोटस क्या है और टेसियस कौन है? ये व्यक्ति जो हैं, बराबर। टेसियस कौन था? तो टेसियस ईरान का एक राजवेद था जो हमारे यहाँ पर घूमने आया था। ठीक है, भारत के बारे में जानकारी इकट्ठा करने आया था। हेरोडोटस कौन है? तो हेरोडोटस तो भाई ये अपने को याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेरोडोटस जो हैं उन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। ये जो हेरोडोटस हैं, हेरोडोटस जो हैं उन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। ये जो हेरोडोटस हैं इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। कैसे कि हेरोडोटस ने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। ठीक है, सर्वप्रथम इतिहास शब्द है ना, जो हिस्ट्री शब्द जो है ग्रीक भाषा का शब्द था, हिस्ट्रिया, उस पे से ही हिस्ट्री शब्द बना है, बराबर। जो हेरोडोटस था वो भी ग्रीक विद्वान था, ग्रीक इतिहासकार था। उसने हिस्टोरिका की रचना की जिसमें इतिहास का अपने सबसे पहले पता चलता है इतिहास के बारे में। ठीक है, फिर एक सिकंदर जो आया था अपने भारत पर आक्रमण करने, उसके साथ आया था निरियाकस और अरिस्टोबुलस। निरियाकस और अरिस्टोबुलस आया था सिकंदर के साथ। ठीक है, सिकंदर के साथ ये लोग आए थे। ठीक है, सिकंदर के पश्चात लेखकों में 3 राजदूत आए। सिकंदर जो वापस चले गया, उनके बाद लेखक जो थे, राजदूत भी थे और वो लेखक भी थे। उसमें थे एक मेगास्थनीस, डाइमेकस और डायोनियस। ठीक है, मेगास्थनीस, डाइमेकस और डायोनियस थे। इनमें क्या था कि ये जो लेखक थे इन्होंने भारत के बारे में कुछ लिखा, इनकी पुस्तक है, उनसे अपने भारत की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे मेगास्थनीस ने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका। ठीक है, मेगास्थनीस ने एक पुस्तक लिखी अपने इंडिका, बराबर। मेगास्थनीस कौन था? तो मेगास्थनीस सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये अपने पूछा जाता है कि मेगास्थनीस सेल्यूकस निकेटर्स का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। ठीक है, मेगास्थनीस ने इंडिका की रचना की। इंडिका में पूरा भारत का इतिहास अपने को जानने मिलता है। ठीक है, वो यहाँ रहा, उसने भारत के बारे में लिखा। तो ये जो पुस्तकें इन लोगों ने लिखी उनसे हमें भारत के इतिहास के बारे में जानकारी बहुत मिलती है। फिर एक है अपना डायमैक्स क्या था? सीरियन नरेश था। जो सीरिया है ना, सीरिया, उसका एक नरेश था, अंतियोकस उसका राजदूत था। ठीक है, डायमैक्स क्या है कि सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था, बराबर। वो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। बिंदुसार का जब शासन चलता था भारत में, उसके राज दरबार में आया था। देखिए, अपने जब भी अभी आगे जो इतिहास के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा राजा कब शासन चलाया, उस राजा के समय जो भी विदेश यात्री आए वो आपको पढ़ाया जाएगा। उसके साथ ही मैं ले लूँगा, मतलब समझा दूंगा आपको, तो आपको याद रह जाएगा कि बिंदुसार के समय में कौन आया और
चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे कौन आया, कौन से राजा के समय कौन से विदेशी यात्री आए। ये हमें क्या है कि हमें प्राचीन इतिहास कैसे पता चले, इसलिए हम अभी इसकी जानकारी शॉर्ट में ले रहे हैं, ठीक है। फिर आया एक डायोनीसियस आया, अपना मिस्र नरेश था, मिस्र का ये नरेश था टोलेमी, बराबर, टोलेमी था, उसका राजदूत था डायोनीसियस, बराबर। टोलेमी की एक पुस्तक है जियोग्राफी, जिससे भारत की जियोग्राफी का पता चलता है। भारत की जो टोलेमी जो है, टोलेमी की पुस्तक है जियोग्राफी, ठीक है। भारत का भूगोल अगर अपने जानकारी प्राप्त करनी है प्राचीन भारत के भूगोल की, तो अपने टोलेमी की ये पुस्तक है जियोग्राफी, ठीक है, उसमें से पता चलता है। तो ये जो विदेशी यात्री थे, ठीक है, ये यूनान और रोम के थे, ठीक है, यूनान और रोम साइड के लेखक थे, ठीक है। दूसरे भी विदेशी यात्री आए, जो चीनी यात्री आए भारत में, चीन से तो नज़दीकी है तो भारत में घूमने आए, चीनी यात्री आए, उनका विवरण देख लेते हैं कि भारत में बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा, जो चीन है ना, चीन और भारत का रिलेशन है एक बौद्ध धर्म से बहुत ज़्यादा रिलेटेड था। अब तो चीन कोई धर्म पता नहीं मानता है या नहीं, अपने कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है। तो भारत में बौद्ध तीर्थ स्थल थे जिनकी यात्रा और बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए चीनी यात्री आया करते थे, ठीक है। तो एक आया फाहियान, वो 5वीं सदी में आया था फाहियान, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य कहा जाता था, उसका शासनकाल चलता था, तो उसके शासनकाल में फाहियान आया था 5वीं सदी में, ठीक है। उसके बाद आया ह्यानसंग आया 7वीं सदी में, हर्षवर्धन के समय में, जब हर्षवर्धन का शासन चलता था तब ह्यानसंग आया, ठीक है। ह्यानसंग ने एक रचना की सीयू की, तो यहाँ पे बौद्ध धर्म तीर्थ स्थल थे उनके बारे में, भारत की जानकारी के बारे में उसने सीयूकी की रचना की, ठीक है। तो वहाँ से अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर आया इत्सिंग भी आया 7वीं सदी के अंत में, भारत में आया, 7वीं सदी जब खत्म होने वाली थी तब इत्सिंग आया, ठीक है। फिर अरब से भी यात्री आए, कुछ अरब से यात्री आए, वो है, उनमें है देखो पूर्व, ये जो हैं अरब से यात्री जो आए उसमें है पूर्व मध्यकालीन भारत समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी मिलती है। जो अपने अरब यात्रियों का विवरण है, जो अरब यात्री आए थे उनसे हमें उनका जो विवरण है, उनकी जो पुस्तकें हैं, उनसे हमें कौन सा भारत जानकारी मिलेगी भारत के बारे में, तो पूर्व मध्यकालीन भारतीय समाज था, संस्कृति क्या थी, उसके विषय में जानकारी हमें अरब यात्रियों के विवरण से मिलेगी। उसमें एक अलबरूनी है, अलबरूनी जो है, बराबर, तो अरब यात्रियों के विवरण से हमें पूर्व मध्यकालीन भारत और समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी मिलती है। जो पूर्व मध्यकालीन था, भारतीय समाज मध्यकालीन से पूर्व, बराबर, वो भारतीय समाज कैसा था, उसकी संस्कृति कैसी थी, उसकी जानकारी हमें अरब यात्रियों के विवरण से मिलेगी। जिसमें अलबरूनी आया 11वीं सदी में, महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। महमूद गजनवी के भी बहुत से युद्ध हैं, जो भारत पर बहुत आक्रमण किया, उसने लूटपाट मचाई, उन सब के विषय में बताऊँगा मैं, ठीक है। अरबी में तहकीक हिंद लिखी उसने, ठीक है, तहकीक हिंद अलबरूनी ने लिखी थी अरबी भाषा में, तहकीक हिंद, जैसे हिंदी भारत में, हिंदी भाषा मतलब किताबुल हिंद कहा जाता है, भारत की खोज, ठीक है, सॉरी गलती हो गई, तहकीक हिंद लिखी और दूसरी किताब लिखी किताबुल हिंद। इन दोनों में भारत की खोज, जो भारत की खोज, उसको ऐसा लगा कि हमने भारत की खोज की है, उधर क्या क्या है, उसकी संस्कृति और समाज कैसा है, उस विषय में उसने इन दोनों किताबों में लिखा था। दूसरा आया था अपना अरब यात्री था, इब्न बतूता था। इब्न बतूता अरबी भाषा में उसने एक पुस्तक लिखी रहला पुस्तक में अपने भारत के सामाजिक एवं संस्कृत जीवन की जानकारी मिलती है, ठीक है। फिर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली में काजी पद पर नियुक्त कर दिया। जब सुल्तानों का शासन आया, जब मुगल काल आया भारत में, तब इब्न बतूता जो आया था उसमें एक सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, उसने दिल्ली में उसे काजी पद पर नियुक्त कर दिया। जो मेन काजी होता है, बराबर, बताऊंगा कि क्या होता है, उसका कार्य क्या होता है, मेन जो काजी होता है उसके पद पर इब्न बतूता को नियुक्त कर दिया। इब्न बतूता की थोड़ा लड़खड़ा जाएगा, इनके नाम ऐसे ही आएंगे भाई, बराबर ना, सल्तनत काल में। इब्न बतूता की अरबी भाषा में रहला है, ठीक है, अलबरूनी की तहकीक हिंद है अरबी भाषा में, और दूसरी किताबुल हिंद, ठीक है। ये जो अरब यात्री थे और एक चीनी यात्री थे जो भारत आए, भारत के बारे में लिखा, उनके विवरणों से अपने भारत का प्राचीन इतिहास पता चलता है कि भारत का जो प्राचीन इतिहास है। अब मेन आते हैं कि भारतीय इतिहासकार जो हैं, इतिहासकार, उन्होंने भारत के प्राचीन इतिहास को 3 विभाग में बांटा है। तो प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ठीक है, ये 3 विभाग में बांटा है उन्होंने। तो प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो प्राग ऐतिहासिक काल क्या था कि प्राग ऐतिहासिक काल जब इतिहासकारों ने खोज की उसकी, तो उसमें लिखित साक्ष्य कुछ भी उपलब्ध नहीं हुए। जो अपने को विवरण जो लिखे हुए मिलते थे वो नहीं मिले, बराबर। ओनली पुरातत्व
जो थे, साक्ष्य जो थे वो उपलब्ध हुए, जैसे कि पुरातत्व पाषाण के जो औजार मिले वो सब मिला, वो सब साक्ष्य अपने मिले। ठीक है, तो पुरातात्विक जो ऐतिहासिक काल था, प्राग ऐतिहासिक काल, उसे भी इतिहासकारों ने 3 भाग में बांट दिया। उसमें 3 विभाग कौन से पाड़े उन्होंने, कि भाई उन्होंने जो 3 विभाग थे जो पाड़े, उसमें था पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। जो पूरा पाषाण काल ही था, अगर प्राग ऐतिहासिक काल को हम पूरा बोलने जाएँ तो पाषाण काल ही बोल सकते हैं। पाषाण काल ही था जो 3 विभागों में बांटा था, पूरा पाषाण काल यानी प्राचीन पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। उसके बाद एक लेवल और बढ़े इतिहासकार, उन्होंने खोज की, उसमें आया आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, कि लिखित साक्ष्य जो उपलब्ध थे परंतु लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। जो आदि ऐतिहासिक काल है उसमें लिखित साक्ष्य अपने को मिले, लिखा हुआ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने को खोज की उसमें मिला, लेकिन उसकी जो लिपि लिखी हुई थी ना वो हम अभी तक पढ़ नहीं पाए, पता नहीं कौन सी भाषा लिखी थी। ठीक है, जिसमें ही सिंधु सभ्यता आती है आदि ऐतिहासिक काल में। फिर ऐतिहासिक काल आता है, उसमें पुरातात्विक एवं साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध भी हुए, लिपि भी हमें मिली और लिपि की हमने पढ़ी भी ली है। जैसे अभिलेख जो मैं कह रहा था कि अभिलेख हमें मिले, फिर प्रिंसेस ने पढ़ा उन्हें अशोक के अभिलेख को। ठीक है, जो ब्राह्मी लिपि में लिखा था वो सब ऐतिहासिक काल में आ जाता है। ठीक है, तो जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसे 3 भागों में बांटा गया, इतना पता चल गया। अभी इसके आगे का जो है प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो थैंक्स फॉर लर्निंग, आते रहो, सीखते रहो और भाई वीडियो फैलाते रहो, जितना भी होगा अपने अच्छे से सिखाएंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव कर रहे हैं हम अपने आप को, जिससे आपको अच्छे तरह से समझ में आए। ठीक है, तो आओ और सब्सक्राइब करो, सर्च करो डिजिटल स्टडी, दोस्तों को बताओ, फ्री में पढ़ो यार, फ्री का तो ज्ञान मिलना ही चाहिए, लेना ही चाहिए। बैठे बैठे मोबाइल चलाते ही रहते हो ना, पढ़ो फ्री में। ठीक है, थैंक यू।